गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम कर रहे हैं भारत और सुरक्षा परिषद, यानी भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है और उसने अपना दावा पेश कर दिया है, क्योंकि वो एक मजबूत दावेदार है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि के अंतर्गत भी, और इसके अलावा जिस प्रकार से भारत ने विश्व राजनीति में अपनी भूमिका अभिनीत की है, आतंकवाद के विरुद्ध, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही के विरुद्ध जो वो लड़ाई लड़ रहा है, और विश्व का ये दायित्व बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय दावे का पुरजोर समर्थन करें। ये हम कर चुके हैं कि भारत पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम पाता है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भूमिका अभिनीत करने के लिए, और साथ ही जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं वो भारत को अपने सच्चे हितैषी और प्रतिनिधित्व के रूप में देखते हैं, और विकासशील देशों में भारत की अग्रणी भूमिका तो है ही। तो कौन से ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत का दावा उचित है? उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व शांति में भारत का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड पीस, कि भारत विश्व शांति में किस प्रकार से उसने अपना योगदान दिया है, और इस योगदान देने की कड़ी में वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत ने विश्व शांति बनाने के लिए, विश्व में सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि भारत सदैव ही विश्व कुटुंबकम की नीति का अनुसरण करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने कभी भी आक्रमणकर्ता की भूमिका नहीं निभाई। भारत की शांतिप्रियता, शाश्वतता और विश्व बंधुत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो भारत ने भूमिका निभाई है वो प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार विश्व शांति में भारत के योगदान को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा पेश कर रहा है वो उचित है। दूसरे नंबर पर आता है विश्व दायित्वों को निभाना, रियलाइज वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व राजनीति के रंगमंच पर भारत के दायित्वों तथा कर्तव्यों का भली भांति बोध है। भारत जानता है कि किस प्रकार से उसे अपने दायित्व निभाने हैं विश्व राजनीति के पटल पर, और यही कारण है कि भारत गैर जिम्मेदार राष्ट्र की भांति व्यवहार नहीं करता। चाहे अफ्रीका में रंग भेद का मामला हो, चाहे आतंकवाद के मसले पर विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को जो भी उत्तरदायित्व सौंपा है, भारत ने उसका पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से निर्वाह किया है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की, और वो है नाभिकीय मामलों के प्रति गंभीर दृष्टिकोण, सीरियस एटीट्यूड इन न्यूक्लियर अफेयर्स। भारत ने सदैव ही एक गंभीर राष्ट्र का रोल अदा किया है। नाभिकीय मामलों पर भारत की स्पष्ट नीति रही है कि वह इसका प्रयोग पूर्ण कार्यों के लिए करेगा। उसने कभी भी अपनी शक्ति का निकृष्ट तथा अनुचित प्रयोग नहीं किया है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के पॉइंट की, और वो है साम्राज्यवादी विरोधी नीति को अपनाना, टू अडॉप्ट एंटी इंपीरियलिज्म पॉलिसी। विश्व में कहीं भी साम्राज्यवाद हो, भारत ने सदैव उसका विरोध किया है, क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। अपनी स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सदैव उन राष्ट्रों का साथ तथा सहयोग दिया है जिन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। भारत ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व रंगमंच पर सदैव पुरजोर आवाज उठाई, जिससे तीसरे विश्व के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो राष्ट्र आगे आ रहे हैं और जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने भारत की इस भूमिका की सदैव प्रशंसा की है। तो विश्व में लोकतंत्र की सुरक्षा की जा सके तथा मानवतावाद का विकास किया जा सके, इसके लिए भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर के पॉइंट की, और वो है अमानवीय कृत्यों का विरोध करना, टू अपोज इनह्यूमन एक्टिविटीज। विश्व में विद्यमान रंगभेद तथा जातिवाद की समस्या को भारत ने सदैव पुरजोर तरीके से उठाया है।
कहीं पर भी जातिवाद तथा रंगभेद की भावना हो, भारत ने सदैव उसका पूरी शक्ति से विरोध किया। बेगार की प्रथा, बाल श्रम की समस्या, महिलाओं के शोषण की समस्या हो, भारत ने सदैव इनका विरोध किया है तथा इनके हितों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न किया है। भारत विश्व में समान नागरिकता की अवधारणा पर व्यवहार करने में सक्षम है और इसलिए वो सुरक्षा परिषद में महती भूमिका चाहता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की और वो है हमारा आतंकवाद का विरोध, अगेंस्ट टेररिज्म। भारत स्वयं आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। आतंकवाद के डंक से घायल भारत विश्व में आतंकवाद का विरोधी ही नहीं बल्कि वह विश्व में इसे समाप्त करने के लिए भी कटिबद्ध है। विश्व में कहीं भी आतंकवादी क्रिया हो, भारत सदैव उसका विरोध करता रहा है और इसके उन्मूलन के लिए योगदान देने को सदैव तत्पर रहा है। यानी वो चाहता है कि आतंकवाद जड़ से पूरे विश्व में समाप्त हो जाए, न केवल भारत में, बल्कि वो चाहता है कि आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा चलने लग रहे हैं, जो लोग चलने लग रहे हैं, वो उस रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाए और इसके लिए भारत बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है 7 नंबर का पॉइंट और वो है मानव अधिकारों का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। भारत मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। विश्व मानव अधिकारों का सक्षम उपभोग करने, इनका प्रचार करने तथा विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा पालन करने पर बल देता है। भारत ने स्वयं भी मानव अधिकार आयोग का गठन नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए किया है। यानी भारत चाहता है कि जो मानव अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, सभी को अपने अधिकार मिलें, सभी व्यक्ति एक अच्छा जीवन जिएं और इसके लिए भारत अधिकारों का सक्षम उपयोग करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा पालन करने पर बल देता है कि अलग अलग देश जो हैं सभी देश इनका पालन करें। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के पॉइंट की और वो है शोषण विरोधी विचारधारा, आइडियोलॉजी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विचारधारा, और वो भी कैसी विचारधारा? शोषण के विरुद्ध में। भारत ने विश्व में विद्यमान जो शोषण है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, छोटे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, बेगार हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, या कोई भी अभाव का मामला हो, रंग भेद हो, जाति भेद हो, संप्रदायवाद हो, कहीं भी हो, इसके विरुद्ध में उसने अपनी आवाज़ बुलंद की है। भारत ने शोषण तथा अत्याचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शोषण विरोधी विचारधारा, मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में, आतंकवाद का विरोध करने के लिए, अमानवीय कृत्यों का विरोध करने के लिए, साम्राज्यवादी विरोधी को जो है उसका विरोध अपना करने के लिए, विश्व दायित्वों को निभाने के लिए जो भारत ने भूमिका अभिनीत की है, उससे हमें भी ये लगता है कि भारत स्थायी सदस्यता के लिए अपना जो दावा कर रहा है वो उचित है। इसी कड़ी में कि भारत किस रूप में उचित है, क्यों उचित है, कौन से ऐसे कारण हैं, उनमें से हमारा 9वां नंबर का पॉइंट है विश्व सरकार की सकल्पना पर बल, स्ट्रेस ऑन द हाइपोथेसिस ऑफ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। यदि भारत में राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, ये सब मिलकर एक संगठित सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य मिलकर रह सकते हैं तथा शांतिपूर्ण साधनों से या उसमें अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी आधार पर यदि एक विश्व सरकार का गठन हो जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विश्व से युद्ध का भय और इसके अलावा जो युद्ध हैं, आतंकवाद हैं या एक दूसरे देशों के प्रति जो कटुता की भावना है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। भारत सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम की नीति का अनुसरण करता रहा है। ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक विश्व सरकार के स्वप्न के समान है।
यदि ऐसा हो तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। या हम कहेंगे कि विश्व में अगर इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहे और सभी सरकारें इस नीति का अनुसरण करें तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर के पॉइंट की, और वो है विश्व जनसंख्या में भारत की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। चीन के पश्चात भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई है और विश्व जनसंख्या के 6वें भाग से भी अधिक भारत की जनसंख्या है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देने से संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे मुंह फेर सकता है? मानवीय पूंजी के महत्व को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? चीन को जनसंख्या के कारण स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तो भारत को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा गया है या क्यों रखा जा रहा है? और ये कहाँ का न्याय है कि भारत को इस अधिकार से वंचित किया जाए? चीन ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्बल तथा पिछड़े राष्ट्रों के लिए आवाज बुलंद नहीं की है। उसने सदैव अपने स्वार्थों को ही सर्वोपरि महत्ता दी है, जबकि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्बल तथा पिछड़े राष्ट्रों के लिए आवाज उठाता आया है। अब हम बात करते हैं इस रूप में कि भारत ने औपचारिक रूप से सितंबर 1992 में सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत किया था और तब से इस विषय पर चर्चा तो बहुत होती रही है, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम और भी ऐसे बहुत सारे कारकों का जिक्र करेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, जो भारत को या भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराते हैं। धन्यवाद।